रिसेंटली बजाज ने अपनी सीएनजी पर चलने वाली मोटरसाइकिल अनवेल करी थी, जो कि दुनिया में पहली ऐसी मोटरसाइकिल है जो किसी कंपनी ने बनाई है और जो सीएनजी पर चलती है। वैसे मैं यूजुअली मोटरसाइकिल्स को कवर नहीं करता हूं, और वो भी खासकर कंप्यूटर क्लास वाली मोटरसाइकिल्स को, लेकिन सीएनजी पर एक बाइक चलना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी खबर थी, और इसीलिए मैं बजाज के इन्विटेशन को मना नहीं कर पाया और पहुंच गया पुणे इस मोटरसाइकिल को देखने। और मोटरसाइकिल को देखकर मुझे ये समझ में आया कि ये बस कोई रैंडम 125 सीसी की मोटरसाइकिल नहीं है जिसके अंदर एक सिलेंडर लगा दिया गया हो, बल्कि मैंने ये नोटिस करा कि बजाज ने पूरी की पूरी मोटरसाइकिल इस सिलेंडर के अराउंड डेवलप करी है। चाहे वो इसका फ्रेम हो, इसमें जो सस्पेंशन दिया गया है वो हो, या फिर इसकी सीट हो, बजाज ने इस गाड़ी की एक एक चीज इस सिलेंडर को सेंटर पॉइंट रखते हुए डिजाइन करी है। और हम इस बाइक से जुड़ी हुई स्पेसिफिकेशंस और इंजीनियरिंग को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ इस बाइक के बारे में ही बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सीएनजी पंप पर इस बाइक को फिलअप कराने में कितना टाइम लग सकता है ऑन एन एवरेज, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो सीएनजी पंप्स हैं उन पर ऑलरेडी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो अगर मोटरसाइकिल्स भी सीएनजी पे चलने लग जाएंगी तो क्या असर होगा। इसके अलावा सीएनजी की इस बाइक से जुड़े हुए मैं कई सारे सवालों को एड्रेस भी करूंगा, जिसमें एक जो सबसे बड़ा सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या सीएनजी वाली ये बाइक फट तो नहीं जाएगी, क्या इसका सिलेंडर तो नहीं फट जाएगा। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने की बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस को। हाँ, मैं जानता हूँ यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस आ चुके हैं जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट से लेकर टेल लाइट और सस्पेंशन वगैरह सब के बारे में डिटेल में बताया जा चुका है वॉक अराउंड्स के थ्रू, लेकिन मैं थोड़ा अपना अलग पर्सपेक्टिव रखने वाला हूँ इस बाइक के बारे में। तो ये जो बजाज की बाइक है इसका नाम है बजाज फ्रीडम 125। हाँ, इस बाइक का नाम बिल्कुल एलएमएल की फ्रीडम जैसा ही है, लेकिन अब क्योंकि वो बाइक एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर बजाज के पास राइट्स आ गए थे इस नाम को यूज करने के। बजाज की ये मोटरसाइकिल सीएनजी मोड पर लगभग 9.3 बीएचपी की पावर प्रोड्यूस करती है और 9.7 एनएम का टॉर्क। और अगर हम इस पावर को और टॉर्क को कंपटीशन में मिलने वाली बाकी 125 सीसी कम्यूटर मोटरसाइकिल से कंपेयर करें तो बजाज की ये बाइक ऑलमोस्ट 1 से 1.5 बीएचपी कम प्रोड्यूस करती है बाकी कम्यूटर मोटरसाइकिल्स के मुकाबले जो 125 सीसी पर आती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पावर आउटपुट की बात यहाँ पर करी जा रही है ये सीएनजी मोड पर है, और मैं मानता हूँ कि पेट्रोल मोड पर ये गाड़ी ऑलमोस्ट उतनी ही पावर प्रोड्यूस कर देगी जितनी बाकी सेम कैटेगरी की मोटरसाइकिल्स प्रोड्यूस करती है। अब देखो, बाकी तो राइड के बाद ही पता लगेगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन 1 से 1.5 बीएचपी का डिफरेंस मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस में फर्क पड़ने वाला है। खैर, पावर इस मोटरसाइकिल में कितनी भी हो, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये मोटरसाइकिल पावर के बारे में नहीं है, बल्कि इट इज ऑल अबाउट माइलेज। बजाज फ्रीडम में एक 16 लीटर की वाटर कैपेसिटी वाला टैंक मिलता है जिसमें लगभग 2 किलो सीएनजी आ सकती है हाई प्रेशर पे, और बजाज का क्लेम ये है कि इस 2 किलो सीएनजी से ये मोटरसाइकिल 200 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रेवल कर सकती है, यानी कि 1 किलो गैस में ये 100 किलोमीटर से भी ज्यादा जाएगी। सीएनजी सिलेंडर के साथ इस मोटरसाइकिल में 2 लीटर का पेट्रोल टैंक भी ऐड किया गया है, और बजाज का क्लेम ये है कि पेट्रोल मोड पर ये गाड़ी 65 से 70 किलोमीटर तक की रेंज दे देगी आपको 1 लीटर पेट्रोल पर। और अगर कलेक्टिवली बात करें तो टोटल रेंज जो इस मोटरसाइकिल से मिल सकती है वो लगभग है 330 से लेकर 340 किलोमीटर, यानी कि सीएनजी और पेट्रोल दोनों की रेंज ऐड कर दी जाए तो ये मोटरसाइकिल इतने किलोमीटर जा सकती है। अब फ्यूल एफिशिएंसी के बाद इस बाइक की हम थोड़ी सी स्टाइलिंग और इंजीनियरिंग को समझ लेते हैं। जब आप इस बाइक को पहली बार देखते हैं ना तो आपको एक बहुत ही ज्यादा लंबी सीट दिखाई देती है। I mean, जो आपका ध्यान है ना वो सबसे पहले इस सीट की तरफ ही जाता है, और ये कहीं ना कहीं ये जो इसकी लंबी सीट है ना डर्ट बाइक्स की याद दिलाती है। मिस्टर राजीव बजाज ने बाइक लॉन्च इवेंट पर अपनी स्पीच के दौरान ये बात बोली थी कि इंडिया में कई सारे लोग अपने बच्चों को लैब्स पर बैठाकर ट्रैवल करते हैं, जो कि उनकी जान के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं राइडर्स के वेल बीइंग को ध्यान में रखते हुए बजाज ने इस सीट को इतना ज्यादा लंबा बनाया है। लेकिन मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये भी है कि मोटरसाइकिल में जो टैंक है ना पेट्रोल का वो सिर्फ 2 लीटर का है, और इतना छोटा टैंक होने की वजह से इस बाइक में आगे की तरफ काफी ज्यादा अच्छी खासी जगह बच रही होगी, जिसकी वजह से बजाज ने इस स्पेस को यूटिलाइज करने का डिसीजन लिया, एंड इंडीड ये जो डिसीजन है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। अच्छा, वैसे इस मोटरसाइकिल की जो सीट है वो बाकी मोटरसाइकिल से तो अलग दिखाई देती ही है जो इस कैटेगरी में आती है या फिर दूसरी कैटेगरीज में भी जो आती हैं, लेकिन अगर आप इस बाइक की सीट से थोड़ा नीचे की तरफ ध्यान दोगे ना तो आपको ये रियलाइज होगा जो इस बाइक का फ्रेम और इंजन है ना वो भी अपनी क्लास की मोटरसाइकिल से काफी अलग दिखाई देता है। देखो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मोटरसाइकिल्स के लिए ना कई तरीके के अलग अलग फ्रेम्स को डेवलप किया गया है, जैसे कि बैकबोन फ्रेम होता है, डबल क्रेडल फ्रेम, सिंगल क्रेडल, ट्विन स्पार और ट्रेलिस फ्रेम हमें देखने को मिलता है कई अलग अलग तरीके की मोटरसाइकिल्स के अंदर, यानी कि अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग मोटरसाइकिल्स में हमें अलग अलग तरीके के फ्रेम्स देखने को मिल जाते हैं। और जिस कैटेगरी के अंदर फ्रीडम 125 आती है, यानी कि 125 सीसी वाली कैटेगरी के अंदर, वहाँ हमें ज्यादातर बाइक्स के अंदर सिंगल क्रेडल फ्रेम यूज होता हुआ दिखाई देता है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। ये फ्रेम बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है, बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है, और ये ज्यादातर लो पावर मोटरसाइकिल्स के अंदर ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो लो पावर मोटरसाइकिल्स होती है उन्हें बहुत ज्यादा
ज्यादा स्टिफ फ्रेम की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि SP 125, रेडर 125, सुपर स्प्लेंडर और होंडा शाइन जैसी मोटरसाइकिल्स हैं। इन सभी के अंदर सिंगल क्रेडल फ्रेम इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप बजाज फ्रीडम की बात करोगे तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है ट्रेलिस फ्रेम। ट्रेलिस फ्रेम कुछ ऐसा दिखाई देता है और ये हमें ज़्यादातर KTM, दुकाटी और कवासाकी जैसी हाई पावर मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है और हल्का भी, और साथ ही साथ ये बाइक के पैरामीटर पे बना होता है, यानी कि बाइक की बाहर की तरफ, जिसकी वजह से जो पावरफुल बाइक्स होती हैं उनके अंदर जो ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं वो इस फ्रेम के अंदर ही आ जाते हैं। इसीलिए पावरफुल मोटरसाइकिल्स के अंदर इस फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बजाज ने इस फ्रेम को अपनी कम्यूटर बाइक के अंदर इस्तेमाल किया है, यानी कि लेस पावरफुल मोटरसाइकिल के अंदर, और उसका सबसे बड़ा रीजन है गैस सिलेंडर। बजाज को ये सिलेंडर सिक्योर करना था, इसीलिए उन्होंने इस रिजिड फ्रेम का इस्तेमाल करने का डिसीजन लिया। एंड एज आई सेड बिफोर, ये जो फ्रेम होता है ये बाहर की तरफ से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो सिलेंडर है ये काफी ज्यादा सिक्योर हो जाता है अंदर होने की वजह से फ्रेम के, और इसीलिए माना ये जा रहा है कि किसी भी तरीके के एक्सीडेंट में इस सिलेंडर के फटने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और ये वो सवाल है जिसका डर ऑलमोस्ट सभी को सता रहा है। जब से बाइक लॉन्च हुई है, जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई है, तब से हर एक वीडियो के अंदर लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये बाइक बॉम्ब बन जाएगी, ये फट जाएगी। लेकिन बजाज को शायद से इसके बारे में ऑलरेडी पता था, इसीलिए उन्होंने इस बाइक के कई तरीके के अलग अलग टेस्ट कर लिए हैं, क्रैश टेस्ट यानी कि। बजाज ने इस मोटरसाइकिल को कई तरीके की चीजों से टकरा के देखा है और इवन इस मोटरसाइकिल के ऊपर से एक 10 टन का ट्रक भी गुजार दिया है, तब भी ये सिलेंडर नहीं फटा, यानी कि एक्सीडेंट होने पर इस सिलेंडर के फटने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। लेकिन लोगों को इसके फटने का डर सिर्फ एक्सीडेंट होने पर ही नहीं है। मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में इस बाइक से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए अपने सब्सक्राइबर से बोला था, और कुछ लोगों ने कई विचित्र तरीके के कंसर्न जाहिर करे हैं। जैसे कि हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया कि इंडिया के अंदर 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा सकता है गर्मियों में, ऐसे में क्या डायरेक्ट सनलाइट के अंदर CNG सिलेंडर जो रखे जाएंगे उनसे उनके फटने के चांसेस तो नहीं है? देखो, CNG सिलेंडर्स एम्बिएंट टेम्परेचर के अंदर ब्लास्ट नहीं हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जो CNG का फ्लैश पॉइंट होता है, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर CNG अपने आप आग पकड़ लेती है, वो होता है 540 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि पेट्रोल के फ्लैश पॉइंट से भी डबल है, क्योंकि पेट्रोल का जो फ्लैश पॉइंट होता है वो 256 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सिर्फ हाई टेम्परेचर की वजह से तो CNG में आग नहीं लग सकती। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से सिलेंडर में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन इसका जवाब यह है कि इंडिया में सिलेंडर्स के अंदर 200 से 220 बार्स के आसपास प्रेशर रहता है CNG को फिल करते टाइम। वहीं जो CNG के सिलेंडर्स होते हैं वो इससे लगभग 2 गुना प्रेशर झेलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इसीलिए इस बात के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं कि सिर्फ प्रेशर की वजह से CNG के सिलेंडर में ब्लास्ट होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि ये जो CNG और LPG के सिलेंडर्स होते हैं ये डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, यानी कि जो इनको ट्रक्स और कमर्शियल गाड़ियां ट्रांसपोर्ट करती हैं उनके ऊपर छत नहीं होती है, सिलेंडर ऐसे दिखते हैं। और अगर हम अपनी गाड़ियों की बात करें तो जब ये गाड़ियां खड़ी होती हैं तो इनके अंदर का टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड को भी पार कर जाता है, और तब भी हम कभी भी ब्लास्ट की खबर नहीं सुनते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का कंसर्न ये भी है कि भाई हम बाइक पर डायरेक्टली CNG सिलेंडर के ऊपर बैठ रहे हैं, वहीं जो गाड़ियां होती हैं उनके बूट में CNG सिलेंडर रखा होता है। तो यहाँ मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो 3 व्हीलर्स होते हैं ना, उनमें भी सिलेंडर की जो पोजीशनिंग होती है वो डायरेक्टली पैसेंजर्स के नीचे ही होती है, और कुछ केसेस में ये ड्राइवर के नीचे भी रखा होता है। और पिछले 15 से 20 सालों में जब से सिलेंडर्स आ रहे हैं इन 3 व्हीलर्स के अंदर, हमें कभी भी ये नहीं सुना है कि चलते चलते कभी सिलेंडर फट गया हो। दरअसल सिलेंडर ब्लास्ट के केसेस ना ज्यादातर फिलिंग के टाइम पर देखने को मिलते हैं, जब भी होते हैं तब, और वो तब होते हैं जब सिलेंडर की केयर नहीं की जाती है और उनके अंदर थोड़े बहुत लीकेजेस हो जाते हैं। ऐसे में वो सिलेंडर के अंदर छोटा सा छेद या फिर क्रैक हाई प्रेशर वाली गैस को संभाल नहीं पाता है और सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है फिलिंग के टाइम पे। और इसीलिए पीरियोडिकली CNG सिलेंडर्स का हाई प्रेशर टेस्ट करवाया जाता है, और वो इस CNG बाइक में भी होगा। इस बाइक का हर 2 साल में CNG सर्टिफिकेशन टेस्ट होगा, जो कि बजाज द्वारा ही करा जाएगा। तो अगेन मिसहैप्स के चांसेस और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। अच्छा, वैसे सेफ्टी के अलावा भी कई लोगों ने अलग अलग तरीके के सवाल पूछे थे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर। जैसे किसी ने ये पूछा था कि ये जो CNG होती है ये हाई टेम्परेचर पर बर्न होती है, तो ऐसे में क्या बाइक का जो इंजन है वो ओवरहीट नहीं हो जाएगा? तो यार इस बात को समझो कि इस बाइक का जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और इसको वेंटिलेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है। वहीं जो बजाज का RE ऑटो आता है उसमें 200 cc का इंजन होता है, और जो कमर्शियल ड्राइवर्स होते हैं उसको पूरे दिन चलाते हैं, तब भी उनके इंजन्स कभी भी ओवरहीट नहीं होते हैं। इसके अलावा हमारे एक व्यूअर ने ये भी पूछा था कि इसके अंदर जो सिलेंडर है वो सिर्फ 2 kg का ही क्यों है, इसे बड़ा क्यों नहीं बनाया, और भी रेंज मिल जाती है इससे। इस सिलेंडर का जो खुद का एम्प्टी वेट है ना वो खुद 16 किलो है, जिसमें कि हाई प्रेशर के अंदर सिर्फ 2 किलो गैस ही आ सकती है। अगर वो इसको बहुत बड़ा बनाते ना तो ये मोटरसाइकिल टॉप हैवी हो जाती, जिसकी वजह से जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ी बिगड़ जाती। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली बजाज के इंजीनियर्स ने एक स्वीट स्पॉट ढूंढा है जिसमें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी और आपको एक एडिकेट अमाउंट ऑफ रेंज भी मिल जाएगी CNG की सिलेंडर से। अच्छा, अब इन सब में से एक सबसे बड़ा सवाल लोगों का ये भी है जो ऑलमोस्ट सभी के मन में आ रहा है कि CNG पंप्स पे ऑलरेडी बड़ी बड़ी लाइन्स लगती हैं, तो जब बाइक्स आ जाएंगी फिर क्या हाल होगा, तब तो और भी ज़्यादा लंबी लाइन्स लगने लग जाएंगी। देखो, इस बात के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं कि आने वाले टाइम में इन मोटरसाइकिल्स के लिए
सेपरेट डिस्पेंसर्स लगाए जाएंगे सीएनजी के। और इस बात का इशारा हमें लॉन्च इवेंट में भी देखने को मिला था, जब सीएनजी कंपनीज के एग्जीक्यूटिव से इस बात को लेकर सवाल पूछा गया था। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली बाइक्स में सीएनजी भराने में कार्स के मुकाबले काफ़ी कम टाइम लगेगा। और इसको हम कार में सीएनजी फिल कराने वाले टाइम से भी कंपेयर करके समझ सकते हैं। एक गाड़ी में यूजुअली 8 किलो तक गैस आ सकती है और उसको भराने में लगभग 3 मिनट का टाइम लगता है। और ये मैंने अभी सीएनजी पंप जाकर खुद टेस्ट करा है अपनी सेंट्रो पर। इसके अलावा जो मेरी गाड़ी है इसमें बोनट भी खोलना पड़ता है और फिर गाड़ी से बाहर निकलो, गाड़ी के अंदर बैठो, उसकी सीट बेल्ट लगाओ, इस सब में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जो टोटल टाइम आता है इन सबको करने में वो लगभग 4 से 4.5 मिनट तक का होता है। वहीं इस बाइक के अंदर सिर्फ 2 किलो का सिलेंडर आता है, यानी कि जितना टाइम आपको कार के अंदर सीएनजी भराने में लग रहा था उससे 4 गुना कम टाइम आपको मोटरसाइकिल के अंदर लगने वाला है। वहीं जो सीएनजी फिलिंग नोजल है वो पेट्रोल कैप के बगल में ही है, यानी कि ठीक आपके सामने, तो इसको एक्सेस करना भी बहुत ज़्यादा आसान है और इससे भी टाइम बचेगा। इसके अलावा मोटरसाइकिल से उतरने और उस पर बैठने में भी टाइम कम लगता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऑल एंड ऑल जो मोटरसाइकिल्स हैं इनमें 4 से 5 गुना कम टाइम लगेगा एक गाड़ी के मुकाबले फिलिंग कराने में सीएनजी की। लेकिन आगे चल के हो सकता है कि सीएनजी बाइक्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, तो तब देखना होगा कि कितनी ज़्यादा भीड़ लगती है और कितनी नहीं, और कितना टाइम लगता है सीएनजी बाइक्स पर। लेकिन अभी तो जो मैं कैलकुलेशन दे रहा हूँ वो लगभग सही होगी। खैर जो भी हो, मैं ये मानता हूँ कि सीएनजी की वजह से जो बचत आपकी होने वाली है ना, वो सीएनजी पंप्स पर टाइम लगने से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि एज पर बजाज इस बाइक की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल के मुकाबले आधी रहने वाली है। और अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे शहर में रहते हैं जहाँ पे सीएनजी की कॉस्ट लगभग 75-76 रुपये चल रही है, तो डेफिनेटली ये आधे से भी कम पहुंच जाएगा। मतलब आपका जो बचत है वो आधे से भी कम होगी पेट्रोल के मुकाबले। और खासकर जो लोग अपनी पर्सनल बाइक से स्विगी जोमेटो जैसे गिग वर्क्स करते हैं और अपनी बाइक्स को टैक्सी में चलाते हैं, उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस मोटरसाइकिल से उनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, पर जो लोग 200 रुपये पर डे के रेंट पर इस तरीके के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स यूज़ करते हैं सामान को डिलीवर करने के लिए, वो लोग शायद इस बाइक पर स्विच ना हो, क्योंकि अभी वो कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं दे रहे हैं। वहीं मोटरसाइकिल खरीदने की कॉस्ट उनको देनी पड़ेगी और शायद उनके पास इतना कैपिटल ना हो। इसके अलावा इंडिया में कई स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर सीएनजी की जो कनेक्टिविटी है वो अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में उन स्टेट्स में रहने वाले लोगों के लिए या फिर उस तरीके के रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए ये मोटरसाइकिल अभी बहुत ज़्यादा फायदे की साबित नहीं हो सकती है फिलहाल में। पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो बजाज के इस कारनामे से मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि गडकरी जी ने क्लियरली बोल दिया है कि वो पेट्रोल और डीजल को पूरी तरीके से बंद करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पॉल्यूशन होता है और हमारी जो फ्यूल्स के इंपोर्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और अगर सीएनजी पर हम गाड़ियाँ चलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जो सीएनजी है वो वेस्ट चीज़ों से भी बनाई जा सकती है, यानी कि बायो वेस्ट से। और ये जो पराली जलाई जाती है हरियाणा पंजाब में, इससे भी सीएनजी बनाई जा सकती है। तो डेफिनेटली ये एक विन विन सिचुएशन होगी उन लोगों के लिए जो ईवीज पर शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं। एंड एक्चुअली सीएनजी बाइक लॉन्च करने का सबसे बड़ा रीज़न ही ये है बजाज के लिए कि जो ईवीज है ना उसको लोग ज़्यादातर अडॉप्ट ही नहीं कर रहे हैं। राजीव बजाज ने मीडिया को एड्रेस करते हुए बात बोली भी थी कि सरकार की इतनी कोशिशों के बाद भी लोग ईवीज के ऊपर स्विच नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट चाहती है कि हम पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियां बंद कर दें। तो ऐसे में सीएनजी ही एक ऑप्शन बचता है ब्रांड्स के पास, और बजाज ने इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज हासिल कर ली है। मुझे बस यही लगता है जो लोग सस्ता और ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ढूंढ रहे हैं और ईवीज वाला हैसल नहीं चाहते हैं, उनके लिए सीएनजी बाइक बहुत ही ज़्यादा काम की साबित होने वाली है। तो इसी एंड नोट पर मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपने विचार इस मोटरसाइकिल के बारे में ज़रूर छोड़िए।